अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Dear students, assalamu alaikum. Welcome to today's session, and today we are going to start another part of current liability, that is payroll, taxes payable, payroll and taxes payable. So payroll is a section which is a part of every organization because we all need employees to work with us. और जब हम उनको पे करते हैं तो पेरोल हमारा वहाँ पे बनता है। पेरोल जो है वो स्पेशलाइज्ड एरिया है, जहाँ पर बहुत ही स्पेशलाइज्ड एरिया है, जिसके अंदर सेपरेट हम अकाउंटेंट्स में से किसी को ड्रेस करते हैं कि वो पेरोल हमारी बनाए। तो ज़्यादा स्पेशलाइजेशन तो हम इसमें नहीं देखेंगे, लेकिन हमें काफ़ी कुछ हम कवर कर लेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने नोट्स पेबल को देखा था, करंट लाइबिलिटीज़ में कि हाउ द एंट्रीज आते हैं, उनके अकाउंटिंग के बारे में डिस्कशन की थी, एंड सेल टैक्स के बारे में थोड़ी सी बात की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पेरोल। व्हाट इज द पेरोल? पेरोल के दो सेक्शन होते हैं, देयर आर सैलरीज एंड वेजेस। सैलरीज थोड़ी स्पेशलाइज्ड होती हैं, इसके अंदर हम लोग जिस तरह आप वाइट कॉलर एंड ब्लू कॉलर जॉब्स की बात करते हैं तो उसके अंदर की ब्लू कॉलर मोस्टली वेजेस में चले जाते हैं, वाइट कॉलर आपके सैलरीज में आ जाते हैं। तो सैलरीज जो हैं, सैलरीज मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेल्स पर्सनल मंथली और ईयरली रेट के हिसाब से उनको दिया जाता है। मंथली सैलरीज उनको दी जाती हैं, एक फिक्स टाइम पीरियड तक उनकी सर्विसेज लेके तब उनको सैलरीज दी जाती हैं लमसम अमाउंट पे। वेजेस जो हैं वो डेली बेसिस पे भी दिए जाते हैं, ऑरली रेट पे भी दिए जाते हैं। तो स्टोर क्लर्क, फैक्ट्री एम्प्लॉयज और मैनुअल लेबरर्स जो होते हैं वो रेट पर आवर के हिसाब से आपसे सैलरी लेते हैं, तो वेजेस कहलाती है वो। ठीक है। सो डिटरमिनिंग द पेरोल इन्वॉल्विंग कैप्चरिंग थ्री अमाउंट्स, तीन जो है अमाउंट कंसिडर की जाती हैं और हर एम्प्लॉयर जो है इसको देखता है। सबसे पहले वो देखता है जी ग्रॉस अर्निंग्स, ग्रॉस सैलरी जो एम्प्लॉयर ने पे करनी है अपने एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, वो ग्रॉस अर्निंग उसके पास आ जाती है। उसके बाद उसमें से ग्रॉस अर्निंग में से डिडक्शंस कितनी करनी है, पेरोल डिडक्शंस कितनी होनी है। ठीक है, वो भी होता है समटाइम एम्प्लॉयज़ की सैलरीज में से कुछ डिडक्शन की जाती हैं, कोई सोशल सिक्योरिटी टैक्सेस को, सोशल सिक्योरिटीज रेट होते हैं वो पे करने होते हैं, कोई फेडरल इनकम टैक्स उन्होंने पे करना होता है, वो उनसे इकट्ठा करके उनका एम्प्लॉयर पे करता है। वो खुद नहीं पे करते, एम्प्लॉयर उनका सैलरी में से विदहेल्ड करके, निकाल के, काट के, और वो फिर फेडरल गवर्नमेंट को वो पे करता है, एम्प्लॉयर पे करता है जो सैलरी में से। तो वो डिडक्शंस, कुछ डिडक्शंस करके तो उसके बाद एक नेट पे आ जाती है। ये जो पे होती है ये एक्चुअल में पे की जाती है एम्प्लॉय को, जो वो टेक होम सैलरी जिसको हम कहते हैं, टेक होम सैलरी, टेक होम पे। तो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं डिस्कस करना इधर। अच्छा, ग्रॉस अर्निंग से पहले भी एम्प्लॉयर को कुछ खर्चे पड़ते हैं सैलरी के ऊपर, मतलब कुछ वो खुद से भी मतलब पेंशन फंड्स में कंट्रीब्यूट करना और ये सारी चीज़ें, वो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन, एक तो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन है ना, वो उसकी सैलरी में से काटी जाती है, लेकिन एक एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन भी होती है सैलरी के अंदर, जो एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी में तो नहीं ऐड होती, लेकिन एम्प्लॉयर को वो एक्सपेंस पड़ रहा होता है। वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा अमेरिकन पर्सपेक्टिव में है, पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में टोटली चीज़ें डिफरेंट होती हैं, अमेरिकन पर्सपेक्टिव में टोटली डिफरेंट होती हैं, लेकिन यू विल गेट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बुक से एक मैंने पेज यहाँ पर पेस्ट किया ताकि हम लोगों को आइडिया हो जाए कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देख लें कि इसमें भी, बुक में भी मेंशन है दैट द प्रेपरेशन ऑफ द पेरोल इज अ स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग फंक्शन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस टेक्स्ट। ठीक है, तो ये हमारे जो टेक्स्ट है, जो अकाउंटिंग का टेक्स्ट है, उससे काफ़ी अभी उस स्कोप से बाहर है, लेकिन स्पेशलाइज है, लेकिन हम इसके अंदर काफ़ी चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो ये एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉय को पे करते हुए, इलस्ट्रेशन अज्यूमिंग द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एम्प्लॉयज 50 हाईली स्किल्ड फैक्ट्री एम्प्लॉयज, इफ द मंथली वेजेस फॉर दिस वर्कफोर्स एवरेज $1 lakh। ठीक है, the cost incurred by this employer in a typical monthly payroll might be as follows। जो इस सैलरी का पार्ट नहीं है, ग्रॉस सैलरी का पार्ट नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयर पे कर रहा है। स्टार्ट हमें ग्रॉस अर्निंग तो हमें पता लग जाएगी, हमारी कहानी जो है, एम्प्लॉय की कहानी यहाँ से स्टार्ट होनी है, लेकिन उससे पहले एम्प्लॉयर भी कुछ खर्चा कर रहा है जो एम्प्लॉय को नहीं पता, और कुछ पता भी है, मतलब वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन क्या है? सबसे पहले ग्रॉस पे उसको पे करनी पड़ रही है $1 लाख उसको पे करना पड़ रहा है। दिस बिफोर दे आर रनिंग द पेरोल।
एम्प्लॉयज के साथ नहीं है, ये सिर्फ एम्प्लॉय के साथ नहीं, सिर्फ एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन, उसमें सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिकेयर टैक्सेस, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिकल टैक्सेस जो एम्प्लॉयर का पार्ट है, एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी पे करता है, जो ओल्ड एज बेनिफिट प्रोवाइड करता है, जो एम्प्लॉय रिटायर हो चुके होते हैं उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाता है यहाँ से सोशल सिक्योरिटी से, ये एम्प्लॉयर की तरफ से भी काटा जाता है और एम्प्लॉय की तरफ से भी काटा जाता है ये टैक्स। तो ये 7,650 ये वो वाली अमाउंट आ गई, ये मैंडेटरी है, एम्प्लॉयर ने देनी है। फेडरल एंड स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट टैक्सेस भी ये किसके ऊपर आ जाएगा, एम्प्लॉयर, कोई परसेंटेज होती है इसकी, यहाँ पे 6.2% है, तो 6.2% उसने पे करना ही करना है ग्रॉस सैलरी का अनएम्प्लॉयमेंट टैक्सेस गवर्नमेंट को। वर्कर कंपनसेशन एंड इंश्योरेंस प्रीमियम्स, ये ग्रुप इंश्योरेंस समटाइम खरीदी जाती है, जिसमें ये ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस है, तो वर्कर्स कंपनसेशन इंश्योरेंस प्रीमियम ये भी एम्प्लॉयर को ऊपर पड़ जाता है। उसके बाद ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, ये भी एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है, अगर एम्प्लॉयर रखना चाहे, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, इसके लिए वो पहले पेमेंट कर देते हैं, दीज आर एक्चुअली प्रीपेड, तो ये इसको क्या करते जाते हैं, राइट ऑफ करते जाते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय जो हैं वो ग्रुप इंश्योरेंस, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये ले रहे होते हैं, इसको वो जो है वो जाके जो भी हॉस्पिटल पैनल पे होता है वहाँ पर जाकर वो हेल्थ के जो जितने इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करवा रहे होते हैं, मेडिकल वहाँ से ले रहे होते हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो एम्प्लॉयर है जिसने डिसाइड किया, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट कि वो करे, सारे एम्प्लॉयर नहीं करते, लेकिन कुछ एम्प्लॉयर, अच्छे एम्प्लॉयर जो होते हैं वो इसको लेकर आते हैं, पार्ट बनाते हैं ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस को। उसमें ये होता है कि वो पहले ही वो इंस्टीट्यूट को, मतलब हॉस्पिटल को, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को ये पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस की शक्ल में। और जब किसी एम्प्लॉय को ज़रूरत पड़ती है तो वो इस इंश्योरेंस को जाके अवेल करता है, क्लेम करता है, ठीक है। तो ये पहले ही, सॉरी, मेडिकल सेंटर्स को नहीं, इंश्योरेंस कंपनीज को ये पे कर दिया जाता है प्रीमियम्स, और ये जाके जो है एम्प्लॉई जाकर इसको फिर मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जाके, इंश्योरेंस कंपनीज ने आगे हॉस्पिटल्स के साथ किया होता है, तो एम्प्लॉय जाके इनको वहाँ पर जाके ये फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉइज पेंशन प्लान एंड अदर पोस्ट रिटायरमेंट कॉस्ट जो हैं वो एम्प्लॉयर की जो कंट्रीब्यूशन है वो ये आ जाती है, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन, दिस इज ऑल अबाउट एम्प्लॉयर, ये सारा एम्प्लॉयर की तरफ है, ठीक है, एम्प्लॉयर। अभी एम्प्लॉय की बात नहीं शुरू हुई, एम्प्लॉय की बात शुरू होनी है यहाँ से, इसका इसका ताल्लुक अभी एम्प्लॉय से नहीं, ये तो एम्प्लॉयर ने अपनी कंट्रीब्यूशन कर दी। एम्प्लॉय को जो खर्चा पड़ा, एम्प्लॉयर को जो टोटल खर्चा पड़ा है 1 लाख की ग्रॉस सैलरी देने के पीछे, ठीक है, 1 लाख की ग्रॉस सैलरी देने के पीछे जो एम्प्लॉयर को टोटल खर्चा पड़ा है वो पड़ा है 1,33,350, $1,33,350 employer has to bear over 1 lakh gross सैलरी। ग्रॉस सैलरी 1 लाख देने के पीछे एम्प्लॉयर को इतनी मजीद कॉन्ट्रीब्यूशंस करनी पड़ रही हैं, जो कुछ तो फिक्स की जाती हैं बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स की जाती हैं, और कुछ वो अपनी मर्जी से ऐड कर सकता है अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से आगे पेरोल का सिलसिला जो है वो शुरू होना है। हम देखते हैं अब हमारा जो है, हम आगे आगे पेरोल रन करने में, तो assume द कॉर्पोरेशन रिकॉर्ड्स इट्स पेरोल फॉर द वीक ऑफ March 7। अब हमने जो है वो सैलरी उसकी रिकॉर्ड करनी है, तो यू विल प्रिपेयर द जर्नल एंट्री, हमने प्रिपेयर करनी है जर्नल एंट्री फॉर द कॉर्पोरेशन, नॉट फॉर द एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं, आपने कॉर्पोरेशन के बिहाफ पे एंट्री पास करनी है, क्योंकि आप कॉर्पोरेशन में अकाउंटेंट है, आपने उसके बिहाफ पे करनी है। मैंने पिछली स्लाइड में बताया जो ग्रॉस सैलरी पे करनी है हमने एम्प्लॉयज़ को, वो पे करनी है $1 लाख, लेकिन एम्प्लॉय को ये सारे की सारी अमाउंट नहीं मिलती, एम्प्लॉय को मिलती है 67,564, ये आगे जाके मैं बताता हूँ क्यों मिलती है, इसको कहते हैं नेट पे। अच्छा, एक एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन, तो पीछे जो एम्प्लॉयर के एक्सपेंस थे वो तो मैंने बता दिए, जिसकी वजह से मैंने कहा जी एम्प्लॉयर को जो खर्चा पड़ा है वो $1,33,350 पड़ा है, ठीक है। उसमें 1 लाख जो था वो ग्रॉस सैलरी थी, ठीक है, जो यहाँ पर आ गई, अब ये एम्प्लॉय को मिलनी है, और जो उसका बाकी पार्ट था 33,350, $33,350, ये जो था ये एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन थी इन वेरियस शेप, टैक्सेस की शक्ल में थी, उसको जो कॉस्ट थी, सॉरी, एम्प्लॉयर की जो कॉस्ट थी टैक्सेस की शक्ल में
और उसके अलावा कंट्रीब्यूशन की शक्ल में, ये सारे जो हैं ये एम्प्लॉयर के खर्चे थे, ठीक है, जिसका एम्प्लॉय से ऐसा ताल्लुक नहीं है, एम्प्लॉयर ने ये पे करने हैं। एम्प्लॉय को ये वाली सैलरी, अब इसमें से भी उसको जो मिल रहा है वो 67,564 मिल रहा है, मतलब ये ग्रॉस पे है, ग्रॉस पे में से भी कटौती, और अब ये जो कटौती हो रही है ये एम्प्लॉय की सैलरी से कटौती हो रही है, ये अगला स्टेप है। मतलब कुछ ऐसी अमाउंट है जो एम्प्लॉयर अपने पास विदहेल्ड करता है एम्प्लॉय की, कुछ एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन होती है, एक तो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन होती है पेंशन में, एम्प्लॉय की भी कंट्रीब्यूशन काटी जाती है पेंशन में। दूसरा, कुछ टैक्सेस हैं जो विदहेल्ड किए जाते हैं एम्प्लॉय के बिहाफ पे, एम्प्लॉयर उन टैक्सेस को उसकी सैलरी में से काट के उस स्टेट अथॉरिटीज को पे कर देता है। तो वो सारी चीजें कट कटा के उसको जो है, जो अमाउंट मिलती है वो ये वाली 67,564 है। ये अभी देख लेते हैं कैसे उसको मिलती है। तो द कॉर्पोरेशन मस्ट बे द डिफरेंस ऑफ वेरियस अथॉरिटीज, मतलब आईआरएस को, सोशल सिक्योरिटी वालों को, यूनियन वालों को, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को, अगर ये नहीं करेगा, अगर फेलियर है तो आईआरएस जो है, आईआरएस मतलब उनकी जो रेवेन्यू स्टेट है, वो जो जैसा यहाँ पे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, वहाँ पे भी स्टेट रेवेन्यू अथॉरिटी है जो उसको उसको देखती है, और उसके बाद वो उसके ऊपर जो है वो केस हो जाएंगे। इस तरह फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जैसे करता है कलेक्शन के टाइम पे, इसी तरह जो है आईआरएस यूएस के अंदर जो है वो टैक्सेस रिसीव करता है। सो ये पे स्लिप है, एक किस्म की एग्जांपल है आपके सामने, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये एवरेज वेट है, वेजेस है, $20 पर आवर का रेट है। टोटल 5,000 और 5,000 और जो है वो काम किया एम्प्लॉयज ने, 20 को 5,000 से मल्टीप्लाई किया तो ग्रॉस सैलरी आएगी $1,00,000 जो हमने एम्प्लॉय को दे दी। अब इस $1,00,000 में क्या हुआ? फीका टैक्स, फीका सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिकेयर, जो एम्प्लॉयर ने पे किया था, एम्प्लॉय का पार्ट, ठीक है, सेम पार्ट है, जितना पार्ट एम्प्लॉयर ने पे किया था उतना ही पार्ट एम्प्लॉय ने पे करना है, दैट इज 7.65% अप टू द कैप। ठीक है, हम इसको कहते हैं ये टैक्स है, ये डिडक्शन है। आपने बेसिकली, ये अमेरिका में कटता है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं करता, लेकिन हम लोग इसको डिडक्शंस के तौर पे यहाँ पे देख रहे हैं ताकि हमें ये पता लगे कि सैलरी हमें ग्रॉस नहीं मिलती, हमें नेट सैलरी मिलती है। ये एक डिडक्शन आ गई हमारे पास। उसके बाद फेडरल इनकम टैक्स विद होल्डिंग, फेडरल गवर्नमेंट को जो इनकम टैक्स देना है वो इनकम टैक्स निकाला जाता है, दैट इज 21% समथिंग, तो ये 21.864%, तो ये $21,864 जो है ये फेडरल इनकम टैक्स ही कट जाता है, ठीक है, 1,00,000 में से। उसके बाद स्टेट इनकम टैक्स भी कटता है $2,922, ये दो टैक्सेस मजीद इसको पड़ गई, तो टोटल डिडक्शंस जो आ गई जो विद हेल्ड की हुई। अब ये जो डिडक्शंस हैं ये एम्प्लॉय के भी हाफ पे एम्प्लॉयर अपने पास रखेगा, और ये क्या कर देगा, पे कर देगा उनको, इसको टैक्स अथॉरिटीज को। तो 1,00,000 में से $1,00,000 में से $22,436 माइनस किए तो नेट पे जो एम्प्लॉय घर लेके जाएगा, टेक होम पे, वो आपके पास आ जाए $67,564। तो एम्प्लॉय को जो चेक इशू किया जाएगा वो इसका चेक इशू किया जाएगा 67,564, ठीक है। अकाउंटेंट क्या करेगा, अकाउंटेंट एक चेक काटेगा, कितनी अमाउंट का, $67,564 का। ये चेक वो देगा अपने बैंक को, ठीक है, बैंक अपने पास ये चेक रखेगा, और जब ये चेक वो अपने पास रखे, उसके पास मोस्टली जो प्रैक्टिस की जाती है वो ये की जाती है, अब वेजेस, जब वेजेस होते हैं तो उसमें कैश पे भी दिया जाता है, अकाउंटेंट कैश पे भी दे देते हैं, लेकिन अकाउंटेंट जो है, जो आजकल प्रैक्टिस, प्रोफेशनल प्रैक्टिस चल रही है, उसमें बैंक को ये चेक दे दिया जाता है। बैंक के पास एक लिस्ट होती है, ठीक है, एम्प्लॉयज के अकाउंट नंबर उसमें होते हैं। ये 67,564 जो है ये बैंक क्या करता है, उन अकाउंट्स में प्रोपोर्शन जितनी हर एक की वेज बन रही होती है वो ये पे रोल रन कर देगा, उस वो शीट बना के कि हर अकाउंट में कितनी अमाउंट ट्रांसफर करनी है इसकी, वो ट्रांसफर कर देगा। वो सैलरी अकाउंट में से वो उसके एम्प्लॉय के अकाउंट में
क्या कर देगा, बैंक के पास सैलरी अकाउंट में आपके चले जाएगा अमाउंट, ये टोटल अमाउंट फिर एम्प्लॉयज़ के अमाउंट में क्या कर दी जाएगी, ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ऐसे प्रोसेस जो है वो तकरीबन चलता होता है। 12 हम इधर अकाउंटिंग की तरफ आ रहे हैं, तो अकाउंटिंग में हम कहाँ पर थे कि नेट पे जो है हमें कैसे मिलती है, ठीक है। अब मैं दोबारा से एक दफ़ा इसको बता देता हूँ कि शुरू में जब ग्रॉस पे करने लगता है कंपनी $1,00,000 तो उसमें उसको कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है, मतलब फ़ी का उसको भी पे करना पड़ता है, सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिकेयर, उसके बाद उसको ग्रुप इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है, इनकम टैक्स पे करना। तो टोटल मैंने उधर बताया उनको $1,33,350 जो है वो उनको टोटल कॉस्ट पड़ती है कंपनी वालों को। 1,00,000 ग्रॉस सैलरी आ गई। इस ग्रॉस सैलरी को जब एम्प्लॉयी में बाँटने लगते हैं तो एम्प्लॉयी की भी डिडक्शंस होती हैं। एम्प्लॉयी की डिडक्शन में फ़ीका टैक्स जो है वो काटा जाता है, उसके बाद फेडरल इनकम टैक्स काटा जाता है, सोशल इनकम टैक्स काटा जाता है। ये सारे काट कर जो है वो भी इसको काट-कटा कर उसको $67,564 जो है वो दिया जाता है। तो ये हम लोग बेसिकली एंट्री पास करते हैं जब हमने एम्प्लॉयी की सैलरी कैलकुलेट करते हैं। टोटल हमारे पास जो है अज्यूम दैट द कॉर्पोरेशन रिकॉर्ड इज पेरोल, जो वीक 7 पे हमने टोटल अमाउंट बताई, दिस इज द ग्रॉस सैलरी, जो सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंस उसको पड़ेगा वो मतलब कॉर्पोरेशन को वो इतना पड़ा। वेजेस एंड सैलरी एक्सपेंस $1,00,000 पड़ा है। उसके अंदर उसने फीका टैक्स जो पे किया वो जो डिडक्शन हुई एम्प्लॉयी की वो इतनी हो गई पेएबल। ये विदहेल्ड है कि किसने पे करना है, एम्प्लॉयर ने पे करना है, तो पेएबल आ रहा है। अब ये जब ये काट लेगा एम्प्लॉयी की सैलरी में से तो ये फिर हम लोग सोशल सिक्योरिटी वालों को पे कर देंगे, ठीक है, एज अ कॉर्पोरेशन। फेडरल इनकम टैक्स जब एम्प्लॉयी की सैलरी से काट लेंगे $21,864 का, तो फिर ये हम लोग पे कर देंगे इसको फेडरल गवर्नमेंट को, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट को पे कर देंगे और ये हम स्टेट गवर्नमेंट को पे कर देंगे, ठीक है ना, 2922। और जो सैलरीज एंड वेजेस पेबल अभी पे नहीं किया, दैट इज पेएबल, और जो पेएबल बनेगा दैट इज 67,564, ठीक है, ये हमारी पेएबल बन जाएगी। और मार्च 11 पे हमने उनको पे कर दिया, एम्प्लॉय को सैलरी पे कर दी, तो एंट्री होगी सैलरीज एंड वेजेस पेएबल $67,564, कैश क्रेडिट $67,564। ये हमने सैलरी उनको क्या कर दी, पे कर दी। ये कब पे करेंगे, जब हमें इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ का टाइम आ जाएगा, उस टाइम पे हम उनको ये अमाउंट भी चेक बनाकर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को, सोशल सिक्योरिटीज़ वालों को वो अमाउंट हम क्या कर देंगे, पे कर देंगे। सो 3 टैक्सेस जो हैं गवर्नमेंट एजेंसीज लगाती हैं ऑन एम्प्लॉयर। अच्छा, ये सेपरेट भी जो शुरू वाला पोर्शन मैंने आपको करवाया था उसमें उसका सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, वो एक एग्जांपल है। मतलब जहाँ पर मैंने आपको बताया 1,33,350 जो बना था, जिसमें 33,350 वाला पोर्शन था, उसका एक अलग से क्वेश्चन भी आपको दिया जा सकता है। ये जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि ग्रॉस सैलरी 1 लाख थी, उसमें जो एम्प्लॉयर को खर्चे पड़े वो मज़ीद पड़े $33,350 के, उसे मज़ीद खर्चे पड़े, तो टोटल उसको जो एक्सपेंस पड़ा 1,33,350। ये जो 33,350 है इसकी अलग से एंट्री भी आ सकती है। अब ये एंट्री किसी तरह भी आ सकती है, एक एग्जांपल इसकी कर लेते हैं। सो पेरोल एक्सपेंस जो टैक्स एक्सपेंसेस रिजल्ट फ्रॉम द 3 टैक्सेस जो गवर्नमेंट एजेंसी लेवी कर सकती है, और एम्प्लॉयर उसमें जो है आपके पास सोशल सिक्योरिटी टैक्सेस जिसको फीका हमने कहा, ये टैक्स आपको लग जाए 5.65% फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स, ये एम्प्लॉयर पे करता है 0.008%। स्टेट एम्प्लॉयमेंट टैक्स मतलब हमने वैसे ही अपनी तरफ से एक बना लिया। तो बेस्ड ऑन द कॉर्पोरेशन जो 1 लाख पे रोल है, जो ग्रॉस सैलरी है कितनी, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख ग्रॉस सैलरी है, उसके ऊपर हम ये परसेंटेजेस कैलकुलेट करके तो हम जो है वो क्या कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अब शुरू वाली सिचुएशन आ गई है, उसमें हमने, मैं अगेन इसको रीइटरेट कर देता हूँ। तो फाइनेंशियल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन एक्ट फीका
के मुताबिक आपके पास 1 लाख है, तो 1 लाख आपकी ग्रॉस सैलरी है। 1 लाख ग्रॉस सैलरी पे जो एम्प्लॉयर को, ये एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर के एक्सपेंस, शुरू वाला सबसे पहले वाला स्टेप, उस पे जो उसको फी का टैक्स लग रहा है वो लग रहा है ऑलमोस्ट 7,650 $, ठीक है ऑलमोस्ट। और फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स जो उसको पड़ा है दैट इज $800, ठीक है। और उसके बाद जो स्टेट एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 0.50, तो 0.050%। तो ये मेरा ख्याल है दिस इज नॉट देयर इज अ मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है। ये अब पॉइंट्स में उसने लिखा हुआ है, ये परसेंटेज नहीं है यहाँ पर। अगर ये परसेंटेज नहीं है तो 0.008 है, अदरवाइज अगर परसेंटेज है तो ये बन जाएगा हमारा 0.8%, ठीक है। और ये अगर यहाँ पे परसेंटेज 0.04, ये भी अगर परसेंटेज ना हो 0.0765, ठीक है, इतनी कम परसेंटेज नहीं हो सकती। तो ये आपके पास है 5.4%, ठीक है। तो 5.4% आपके पास बन जाता है 5400। ये टोटल जो है आपको एक्सपेंस पड़ रहा है अपना कॉरपोरेशन को, अगर उसकी ग्रॉस सैलरी है $1 लाख, जो उसने अपने एम्प्लॉयज़ को, या जो उसका पेरोल एक्सपेंस जो है वो जो। सो दिस विल बी दी एंट्री। और अगर यहाँ पर हमने जो पिछले रेट अगर निकाल ली है, तो यहाँ पर हमें जो टैक्सेस पड़ रहे हैं, पेरोल एक्सपेंसेस जो पड़ा है, जो एक्सपेंस कॉरपोरेशन को पड़ा है, उसकी एंट्री उसने की है। और वो एंट्री जो है आपके सामने ये की है कि सबसे पहले उसने बताया जी फी का टैक्स जो उसको पड़ रहा है फेडरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट के तहत जो टैक्स है वो पड़ा 7.65%, तो 7,650 पेएबल, ठीक है। उसके बाद फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स रेट 0.8%, तो $800 ये आ गया आपके पास, ठीक है। दीज आर द लाइबिलिटीज, जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। और स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स पेएबल ये आपके पास आ गया $5,400। और डेबिट हुआ आपका क्या, पेरोल टैक्स एक्सपेंसेस, जो टोटल एक्सपेंसेस उसको 1 लाख की सैलरी देने पे, ग्रॉस सैलरी देने पे पड़ रही है, जो सबसे पहले वाला सेक्शन मैंने आपको समझाया, उसकी एंट्री को ऐसे पास करेगा, ठीक है। उसके अलावा हमने कुछ और भी, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस और ये सारी चीज़ें भी की, तो हेल्थ इंश्योरेंस का वैसे ही आप अपना पार्ट प्ले करेंगे, और वो भी एंट्रीज ऐसी ही पास जो है वो की जाएंगी यहाँ पर। तो ये शुरू में हम लोग जो हमने एंट्री पास की, उसकी एंट्रीज हम किस तरह पास करेंगे यहाँ पे। अच्छा, तो मेनली हम ज़रा एक मिनट दोबारा से इसको समझ लेते हैं सारे सिचुएशन को कि हमने अभी तक किया क्या है। बेसिकली वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर। यहाँ पर हमारे जो पे और लाइबिलिटीज़ हैं उसकी बात की थी, तो सबसे पहले ग्रॉस पे जो हम पे करते हैं एम्प्लॉयर, हम एम्प्लॉयर के बिहाफ पे बात करेंगे। एम्प्लॉयर ने ग्रॉस पे करनी है $1 लाख, उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस पड़ते हैं वो अभी हमने एंड पे एंट्री की। वो एक्सपेंसेस सारे जो हैं वो उसके ऊपर पड़ते हैं, वो एम्प्लॉयर के एक्सपेंसेस होते हैं, वो डाल देते हैं यहाँ पे, तो वो पे रोल एक्सपेंस होता है। जब आप पे रोल इशू करते हैं तो पे रोल के ऊपर आपको कुछ एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे, वो अकॉर्डिंग टू ग्रॉस सैलरी उस परसेंटेज, उसमें से आपके सोशल सिक्योरिटीज और मेडिकेयर फी का टैक्स आपको लग जाएगा, वर्कर कंपनसेशन, इंश्योरेंस प्रीमियम, कुछ भी हो सकता है। एंड पे हमने कुछ कम चीज़ें की हैं, वो कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपकी ये चीज़ें भी आ सकती हैं, मतलब ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम्स भी आप पे कर सकते हो और बाकी सारी चीज़ें भी आप पे कर सकते हो, ठीक है। आपके पास फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन आ जाती है कि मार्च फर्स्ट को आपने ये, दिस इज द सेकंड पार्ट, कि जब हमने एम्प्लॉयर ने सारे एक्सपेंसेस पे कर दिए, उसके बाद ग्रॉस सैलरी अब वो पे करने लगा। जब वो ग्रॉस सैलरी पे करने लगा तो ग्रॉस सैलरी में से कुछ टैक्सेस वो एम्प्लॉय के बिहाफ पे भी हेल्ड कर लेता है। ये जो पिछले एक्सपेंसेस हैं ये एम्प्लॉयर के एक्सपेंसेस हैं। यहाँ पे जो है एम्प्लॉय जो सैलरी ले रहा है उस सैलरी के ऊपर कुछ एम्प्लॉय ने फेडरल टैक्स भी पे करना है, स्टेट टैक्स भी पे करना है, कुछ उसने जो है कुछ सोशल सिक्योरिटी की टैक्सेस भी पे करने हैं। वो सारे टैक्सेस जो है एम्प्लॉय खुद नहीं पे करता जाके, वो एम्प्लॉयर उसकी सैलरी में से ऑलरेडी काट लेता है और उसको नेट पे जो है वो पे कर दी जाती है, ठीक है। और वो यहाँ पर एक सैलरी स्लिप बना के उसको दे देता है कि उसकी ग्रॉस सैलरी 1 लाख थी, उसमें से जो है सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर टैक्सेस उसने काट लिए,
फेडरल इनकम टैक्स काट लिया और स्टेट इनकम टैक्स उसने काट लिया, और बाकी जो उसके पास ये डिडक्शंस करने के बाद नेट पे जो है वो पेएबल है, वो एम्प्लॉयर उसको पे करेगा। इसकी वो एंट्रीज पास करता है, कैसे पास करता है कि 1 लाख जो है वो ग्रॉस सैलरी है, उसमें से उसने फी का टैक्स विद हेल्ड कर लिया अपने पास एम्प्लॉयर ने $7,650 से, या वो पे करेगा सोशल सिक्योरिटी वालों को। फेडरल इनकम टैक्स पेएबल एक क्रेडिट हो गया 21,864,000, ये फेडरल इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को पे करेगा, मतलब IRS को पे करेगा। अगर पाकिस्तान में होता तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पे करेगा। स्टेट इनकम टैक्स पेएबल, ये भी वो अपने पास विदहेल्ड कर लेता है एम्प्लॉय के बिहाफ पे, और ये स्टेट वालों को एम्प्लॉयर पे करेगा। जो एम्प्लॉय को पे करेगा, जो सैलरीज पेएबल है वो है 67,564, तो उसकी एंट्री आ जाती है आपके पास सैलरीज एंड वेजेस पेएबल। ठीक है, ये आपके पास आ गया, और उसके बाद ये हमने इसको पे किया कैश की शक्ल में। ठीक है, तो ये फेडरल इनकम टैक्स, फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट टैक्सेस जो एम्प्लॉयर जो शुरू में है उसकी एंट्रीज पास की हैं। ये एम्प्लॉयर को जो एक्सपेंस पड़ा है, एम्प्लॉयर को जो एक्सपेंस पड़ा, ये एम्प्लॉय की कटिंग नहीं है, ये एम्प्लॉयर को जो शुरू में जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी बुक वाली, उसके ऊपर उसकी एक एग्जांपल है कि इस तरह भी आपसे पूछा जा सकता है कि एम्प्लॉयर को जो एम्प्लॉयर को जो पेरोल एक्सपेंसेस हैं, पेरोल को टैक्स एक्सपेंसेस हैं, वो कितने होंगे, और उसको आपने कैलकुलेट करके उसकी एंट्री कैसे पास करनी है, ये आपके सामने जो है ये आ गया। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं अनअर्न्ड रेवेन्यू, ये ऑलरेडी हम लोगों ने किया हुआ है। रेवेन्यू दैट इज रिसीव्ड, जो हमने रेवेन्यू रिसीव कर लिया है पहले, और लेकिन जो सर्विसेज हैं वो भी हमने उनको नहीं दिया, तो ये अनअर्न्ड रेवेन्यू होता है, ये हमारी बुक्स में होता है, ये किस्म की लाइबिलिटी होते हैं अनअर्न्ड रेवेन्यू, क्योंकि हमने पैसा ले लिया, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके अगेंस्ट सर्विसेज दें। तो कंपनी इस सूरत में क्या करती है, अपने पास जब कैश रिसीव कर लेती है एडवांस में, तो कैश को डेबिट कर लेती है और क्रेडिट कर लेती है अनअर्न्ड रेवेन्यू को, जो भी लाइबिलिटी उसके अगेंस्ट रिसीव होती है। ठीक है, जो भी लाइबिलिटी होती है, जो भी सर्विसेज उसने देनी होती है, उसको अनअर्न्ड रेवेन्यू की शक्ल में हम लोग क्या कर लेते हैं, क्रेडिट कर लेते हैं, तो क्योंकि वो लाइबिलिटी है। वरना कंपनी अर्न्स द रेवेन्यू, जब रेवेन्यू अर्न कर लेती है तो अनअर्न्ड रेवेन्यू को डेबिट कर लिया जाता है और रेवेन्यू अकाउंट को क्रेडिट कर लिया जाता है। इस तरह ही हम लोग एंट्रीज पास करते थे इसके अंदर। तो ये लाइबिलिटी है, तो इसके ऊपर हम इसको ऐसे एंट्री, तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, मतलब सीजन टिकट्स हैं स्पोर्ट्स ड्रामा की, उसमें टिकट्स पहले पे कर बेच दी जाती हैं, पैसे रिसीव कर लिए जाते हैं, अब उसके अगेंस्ट स्पोर्ट्स के इवेंट करना लाजमी है, जिम्मेदारी है उन लोगों को। स्पोर्ट्स के इवेंट की टिकट्स हैं या ड्रामा जो भी है, स्टेज ड्रामा या कुछ भी है आपके सामने, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके हम लोग अमाउंट ले लेते हैं, और इनके अगेंस्ट जो है हम लोग ये कोई भी सीरियल ड्रामा है, कोई भी ऐसे जो है उनके अगेंस्ट हम लोग उनको सर्विसेज देना हमारे लिए लाजमी होती है। ठीक है, बाहर के मुल्क बाकायदा थिएटर होते हैं, तो उन थिएटर के अगेंस्ट पहले ही टिकट्स बेच दी जाती हैं, और उन थिएटर्स की जो है अमाउंट पहले ही रिसीव कर ली जाती है, फिर वो बाद में सीट्स जो हैं वो उनको दी जाती हैं जिन्होंने पैसे दिए होते हैं। एयरलाइन टिकट सोल्ड वो पहले ही इसमें भी अमाउंट जो है एडवांस में ले ली जाती है, और सीट जो है बुक करा ली जाती है। अब वो जिम्मेदारी है एयरलाइन वालों की कि उन्होंने वो सर्विसेज देनी है। मैगजीन सब्सक्रिप्शन, साल के शुरू में हम कुछ मैगजीन्स की सब्सक्रिप्शन ख़रीद लेते हैं, पेमेंट हम कर देते हैं। अब मैगज़ीन के जो सब्सक्रिप्शन वाले हैं वो आपको क्या करते हैं, वो आपको सब्सक्रिप्शंस के अगेंस्ट आपको मैगज़ीन प्रोवाइड करते हैं पूरे साल। ठीक है, न्यूज़पेपर भी इसी तरह करते हैं हम लोग, न्यूज़पेपर के पहले पैसे दे देते हैं किसी वेंडर को, वो हमें न्यूज़पेपर एक टाइम पीरियड तक देता रहता है। इंश्योरेंस कंपनीज़ पहले ही आप प्रीमियम पे कर देते हो और अगले साल के लिए वो सारे कवरेज आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। होटल टूर्स एंड क्रूजेज़ हैं, इसके ऊपर आप पहले ही अपने जो है वेकेशन को बुक कर लेते हैं, पहले ही पेमेंट कर देते हैं, और ये होटल वाले आपको लायबल होते हैं कि आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड करें। जहाँ-जहाँ आप एडवांस पेमेंट करेंगे, वहाँ-वहाँ आप लोगों को जो है ये अनअर्न्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं ये अदारे। ये जो अब मैगज़ीन सब्सक्रिप्शन, मैगज़ीन वाले अपने पास अनअर्न्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। स्पोर्ट्स टिकट वाले अपने पास जो है वो रेवेन्यू जो है वो अनअर्न्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। एयरलाइन वाले अपने पास अनअर्न्ड रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे। तो जब वो उसको सर्विसेज दे देंगे तो रेवेन्यू के अगेंस्ट अनअर्न्ड रेवेन्यू को डेबिट कर देंगे और रेवेन्यू को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, so this is the illustration. I can assume that Seattle Mariners sell 100 season baseball tickets at $1,782 each. ठीक है, outfield reserves हैं for its 81 game home schedule. The Mariners make the following entry for the sales of season tickets.
तो कैश उन्होंने रिसीव किया, ठीक है। 100 टिकट्स उसने बेची और एक टिकट की कीमत थी जी $1,782। तो टोटल अमाउंट उसने रिसीव की $1,78,200 और अनअर्न्ड रेवेन्यू उसने $1,78,200 उसने पे की। At the end of the first month of the game, April में, the Mariners played 13 home games. 81 गेम का स्केड्यूल है, 13 होम गेम्स जो हैं उसने प्ले कर दी हैं, ठीक है, वो हो गई। अब 13 की जो उन्होंने रेवेन्यू है वो अर्न कर लिया। तो यहाँ पर अगर आप ये नीचे अगर आप कैलकुलेशन देखें तो दैट इज वेरी क्लियर। दीज आर द कैलकुलेशन 1,78,200 डिवाइडेड बाय 81, ठीक है, इज इक्वल टू $2,200 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। 81 को पर गेम में कन्वर्ट करना है तो टोटल उसने अमाउंट लिया 1,78,200, टोटल 81 गेम्स के लिए लिया। तो पर गेम का उसको डिवाइड बाय 81 करेगा तो पर गेम उसके पास आ जाएगा। तो पर गेम जो आ रही है उसके पास अमाउंट, तो वो आ रही है जी टोटल अमाउंट जो उसने दी, तो पर गेम के ऊपर जो उसको पड़ रही है दैट इज $22,000, ठीक है। कैलकुलेशन के मुताबिक जो रेवेन्यू से रिसीव हो रहा है पर गेम, रेवेन्यू जो रिसीव हो रहा है वो $2,200 उसे रिसीव हो रहा है रेवेन्यू। अब ये 3 गेम्स का उसने अर्न कर लिया तो इसको मल्टीप्लाई बाय 13 करेंगे। 13 गेम्स का उससे जो रेवेन्यू अर्न हो गया है, जो अर्न हो गया है वो है $28,600, ठीक है। इसको हम देखेंगे इसमें अनअर्न्ड रेवेन्यू 28,600, ये अब उसकी लाइबिलिटी खत्म हो रही है। जब लाइबिलिटी खत्म होती है तो वो क्या हो जाती है, आपकी डेबिट हो जाती है। और टिकट्स रेवेन्यू आपके जो है एक्चुअल जो रेवेन्यू अकाउंट है वो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब ये रेवेन्यू आपका एक्चुअल रेवेन्यू आपका, अब इसे इस साल के अप्रैल 30 पर अपने रेवेन्यू क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया और अनअर्न्ड रेवेन्यू को आपने क्या कर लिया है, डेबिट कर लिया। जब आपने सर्विसेज दे दी तो वो आपके रेवेन्यू में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। दिस इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो ये आपके पास अनअर्न्ड रेवेन्यू का एक लेजर अकाउंट बनाया हुआ है। वेरी सिंपल लेजर अकाउंट भी हमने किए हुए हैं। तो शुरू में हमने टोटल अनअर्न्ड रेवेन्यू जो था हमारे पास वो 1,78,200 था जो हमारे पास रेवेन्यू था। दिस इज क्रेडिट साइड, दिस इज डेबिट साइड। और 13 गेम्स जब हमने कर ली, ठीक है, 13 गेम्स जब हमने कर ली तो हमें हमारा जो अर्न रेवेन्यू हो गया वो 28,600, उधर आके अनअर्न्ड रेवेन्यू हमारा डेबिट हो गया। जो हमारे पास बैलेंस बच गया जिसकी हमने अभी सर्विसेज देनी है, जो रह गया है अनअर्न्ड रेवेन्यू वो 1,49,600 की लाइबिलिटी अभी हमारी बाकी रहती है, उसका बैलेंस हमारा बाकी रहता है, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास नीचे कैलकुलेशन, बाकी 81 में से हमने 13 गेम्स को अर्न कर लिया, वो हमारा रेवेन्यू में कन्वर्ट हो गया। बाकी गेम्स कितनी रह गई, 68 गेम्स रह गई, तो उसका बैलेंस भी हमारे पास आ गया $1,49,600, ठीक है। तो सो देयर इज अ करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, इसकी इतनी कोई एज सच हमने एंट्री एडजस्टिंग एंट्री पास नहीं करी। समटाइम हमारा लॉन्ग टर्म डेट, ऐसा लॉन्ग टर्म डेट जिसकी मैच्योरिटी 1 साल से ज़्यादा की होती है, उसका कुछ पार्ट जो है उसको हम करंट ईयर में हमारा वो मेच्योर हो रहा होता है। पोर्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट समटाइम्स सीरियल डेट होते हैं जो ड्यू हो रहे होते हैं करंट ईयर में, उसकी एज सच हम वैसे ही एंट्री पास कर रहे होते हैं जिस तरह हम जैसे ही कोई प्रोडक्ट जो भी पोर्शन मेच्योर हो रहा होता है उसकी हम एंट्री पास कर देंगे, हम उसको पेमेंट कर देंगे। उसके लिए कोई एडजस्टिंग एंट्री एज सच रिक्वायर्ड नहीं होती करंट मेच्योरिटीज़ के लिए। सो इसमें जो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और उसके अंदर जब हम लोग स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन करते हैं और जब एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस के अंदर हम देखते हैं कि कुछ चीज़ों को हमें समझना ज़रूरी है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को समझना, लिक्विडिटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स हमने पिछले चैप्टर में किए, करंट लाइबिलिटीज़ के लिए हमने ये पोर्शन इस बार किया। सो लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी को पहले समझ लें। लिक्विडिटी रेफर्स टू द एबिलिटी टू पे, ठीक है, मैच्योरिंग ऑब्लिगेशन एंड मीट अनएक्सपेक्टेड नीड फॉर कैश। शॉर्ट टर्म में हम कितनी जल्दी
अपने जो एसेट्स हैं उनको कन्वर्ट करके कैश में अपनी करंट लायबिलिटीज़ को पे कर सकते हैं। ठीक है, कितनी जल्दी हमारे पास लिक्विडिटी एबिलिटी टू पे मैच्योरिंग ऑब्लिगेशन, जो ऑब्लिगेशन हमारी मैच्योर हो रही हैं जिनको हमने पे करना है, उनको हम कितनी जल्दी हम पे कर सकते हैं, कितना ज़्यादा हम पे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो लिक्विडिटी कहलाता है हमारा। इसलिए हमारे पास जो अगर हमारे पास कैश आ जाए और कैश बहुत ज़्यादा पड़ा हो तो हम कहते हैं हमारे पास लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। दैट मीन्स हमारे पास शॉर्ट टर्म एसेट्स, करंट एसेट इतने ज़्यादा हैं कि हम आराम से अपनी करंट लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सकते हैं, तो लिक्विडिटी हमारे पास ज़्यादा आ जाती है। तो यहाँ पर जो ये एनालिसिस आपके सामने दिया हुआ है, इधर हमारे पास करंट एसेट्स दिए हुए हैं दैट इज़ 20,000, करंट लायबिलिटीज़ दी हैं दैट इज़ 16,000। तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल दोनों को माइनस करके हमारे पास वर्किंग कैपिटल, दीज़ आर द कैपिटल which is available for the short term need of cash। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड नीड फॉर कैश। तो ये वर्किंग कैपिटल हमारी लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जब हम करंट एसेट्स को डिवाइड करते हैं करंट लायबिलिटी में, ये एबिलिटी शो करता है कि हम लोग हमारे करंट एसेट्स कितने इस काबिल हैं कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज़ को पे कर सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं करंट रेशो। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। The current ratio permits us to compare the liquidity of the different size companies, ठीक है, of a single company at different times। मतलब हम लोग इसमें ये देखते हैं कि इसमें जो बेसिकली देखा जाता है लिक्विडिटी देखी जाती है, इसमें भी लिक्विडिटी को देखा जाता है, लेकिन ये लिक्विडिटी हम कंपेयर कर सकते हैं मुख्तलिफ कंपनीज के साथ। ये लिक्विडिटी क्या बताती है कि 1.29 का मतलब ये है कि ये जितना 1 से ज़्यादा होगा करंट रेशो, वो उतना उतना बेहतर समझा जाता है। ठीक है, अगर ये 1 से ज़्यादा है इसका मतलब है कि करंट एसेट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं करंट लायबिलिटीज़ के अगेंस्ट। और अब वो करंट एसेट्स अगर लायबिलिटीज़ के अगेंस्ट ज़्यादा हैं तो जब ये मैच्योर होंगी तो इनमें से आराम से हम लोग इनको करंट लायबिलिटीज़ को पे कर सकते हैं। तो करंट रेशियो इज़ 1 अबव 1। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये रेशियो जो है ये अच्छी रेशियो है। इसको क्या कर सकते हैं, हम कंपेयर करते हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ, ए, बी, सी, डी, मतलब कंपेयर करते हैं लिक्विडिटी, मुख्तलिफ कंपनीज़ की लिक्विडिटी को कंपेयर किया जाता है। और इंडस्ट्री में देखा जाता है कि इंडस्ट्री में करंट रेशो क्या चल रही है, हमारी कंपनी की करंट रेशो क्या है। ये बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा है तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, हमारे पास अनयूज़ लिक्विडिटी पड़ी हुई है जिसको हम इन्वेंट्री में इस्तेमाल जिसको हम मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं और एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि हम लोग अपनी करंट लायबिलिटीज़ को ना पूरा कर सकें। अगर ये 1 से नीचे है तो दैट इज़ अलार्मिंग सिचुएशन, दैट मीन्स दैट अगर हमारी करंट लायबिलिटीज़ ड्यू हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, तो हमारे पास इतने करंट एसेट्स नहीं है कि हम करंट लायबिलिटीज़ को पूरा कर सकें या उसको पे ऑफ कर सकें। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। तो 1 से ऊपर बेटर है, और 1 से इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि इंडस्ट्री से काफ़ी आगे निकल जाए। तो वहाँ पर हमें थोड़ा-सा सोचना है, ये स्ट्रैटेजीज़ हमें अपनानी पड़ती हैं, एनालिसिस करने पड़ते हैं। ठीक है? सो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज़ लेक्चर्स। और इसके अंदर हमने आज जो एंड पे चीज़ें देखी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनालिसिस। लिक्विडिटी से आपका बड़ा जो है वो लिंक होगा इन फ्यूचर लेक्चर्स एज़ वेल, फ्यूचर सब्जेक्ट्स एज़ वेल। करंट रेशियो भी आप फ्यूचर में जाके देखेंगे दोबारा से। तो ये रेशियोज़ और ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये बड़े ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं अकाउंटिंग के, जिसके अंदर हम लोग मुख्तलिफ डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो वर्किंग कैपिटल आपका करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के दरमियान डिफरेंस है। करंट रेशियो आपका करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़ आपका करंट रेशियो आ जाता है। करंट रेशियो को आप मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ कंपेयर कर सकते हो। वर्किंग कैपिटल आपकी अनएक्सपेक्टेड नीड ऑफ कैश को पूरा करता है, और ये लिक्विडिटी को ज़ाहिर करता है एक किस्म का। और लिक्विडिटी को कैसे ज़ाहिर करता है कि ये रेफ़र करता है कि आप अपने अनएक्सपेक्टेड नीड ऑफ कैश को कैसे पूरा कर सकते हो, आपके पास वर्किंग कैपिटल कितना पड़ा हुआ है। ठीक है? सो दिस इज़ ऑल अबाउट करंट लायबिलिटीज़। थैंक यू वेरी मच फॉर